प्यारे दोस्तों, साथियों, सबको नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जैसे आपको दिख रहा है, जिस विषय की हम बात करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं, मैं एक इतिहास का एक प्रसंग सामने रखता हूं, उसी पर से अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध आपको ज्ञात है कि 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। और कथानक यह है कि गौरी कई बार पराजित हो चुका था, लेकिन 1192 के तराइन का द्वितीय युद्ध में वो जीत गया। और कई बार इतिहास में प्रश्न पूछा गया कि क्या कारण है कि पृथ्वीराज जो है तराइन के द्वितीय युद्ध में असफल रहा। तो इसका एक ही आंसर आता है और यही पूछा गया है और यही बताया जाता है कि इस अंतिम युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी की रणनीति, उसकी युद्ध की तैयारी और उसका रण कुशल था। इसका आशय यह है कि पृथ्वीराज चौहान ने उतनी कुशलता से तैयारी नहीं की जितनी कुशलता से गौरी ने तैयारी की थी। साथियों, हमारे लिए भी एक तराइन का युद्ध है, परीक्षा आपके लिए भी युद्ध समान है। लेकिन जब हम परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, उस समय हमारी तैयारी, हमारी रणनीति क्या हो, इसके बारे में हम थोड़ा सा गंभीर चिंतन करेंगे और विषय की शुरुआत करते हैं। साथियों, आप अध्यापक बनने जा रहे हैं। अध्यापक किसी भी श्रेणी के बने, सबसे उत्तम या पुण्य का काम है। एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें मान सम्मान और पैसा भी अच्छा है। साथियों, आपने जिस उद्देश्य से ट्रेनिंग की है और ट्रेनिंग के दौरान एक नए विषय से आप रूबरू हुए थे और वो था मनोविज्ञान। एक और अब आपके मन में अभी भी परीक्षा के संबंध में भय है, वो भय है मनोविज्ञान का। और आपका, मेरा, सभी साथियों का अनुभव ये रहा है और यही कहेंगे परीक्षा के बाद निकलते हुए कि आज पेपर तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसी का सिलेक्शन होगा जिसके मनोविज्ञान अच्छी थी। मनोविज्ञान के क्वेश्चन जिसके अच्छे हुए हैं, सिलेक्शन का जो स्तर बढ़ उन्हीं का जाता है। बिल्कुल है, बिल्कुल सत्य कथन है कि मनोविज्ञान पर आधारित आज का जो परीक्षा पैटर्न है, उसी के इर्द गिर्द अपन को भी चलना है। मनोविज्ञान पहले तो यह है कि आपको पढ़ाया क्यों जाता है, पूछा भी क्यों जाता है, ये पूछने का जो तरीका है वो इतना बढ़ भी क्यों रहा है। पहले के पेपर उठा के देख लो 10 साल पहले कि मनोविज्ञान में सैद्धांतिक रूप से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब तो आपके भाषा, विषय, उसकी जो शिक्षण विधियां, मेथोडोलॉजी और इंडिपेंडेंट आपका जो है मनोविज्ञान विषय भी अब आपको पूछा जा रहा है और छोर पूछा जा रहा है। अब ये डर आपका निकल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन तैयारी करने जा रहे हैं मनोविज्ञान विषय की, और मनोविज्ञान विषय की जब तैयारी करते हैं तो आपके मन में अवधारणा, एक काल्पनिक चित्र इस विषय के प्रति क्या होना चाहिए। जैसे आप गणित, विज्ञान या दूसरे विषय पढ़ते हैं तो ये पता है कि इसमें अमुक अमुक बातें पूछने का हक है और ये बातें आती हैं, ये इसके विषय का दायरा है। मनोविज्ञान जो है ये सोचा जाता है कि मस्तिष्क से संबंधित है, कोई पीड़ा या मानसिक विकृति, कोई दिमाग से जो कमजोर स्थितियों का अध्ययन अध्यापन होगा। नहीं साथी, ये अवधारणा गलत है। मनोविज्ञान विषय जो है ये आज की शिक्षा का भी और आज के व्यवहार का भी एक महत्वपूर्ण आधार वस्तु बन गया, आपके पर्सनालिटी का अंग भी बन गया। आज हर प्रतियोगी जो उच्च स्तरीय जो भी परीक्षाएं होती हैं, इंटरव्यू में भी, और एक इसके एक्सपर्ट बैठते हैं, साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, चिकित्सक भी है, जो चिकित्सा मनोविज्ञान भी इसका ही एक पार्ट है। तो इस विषय का दायरा बढ़ता जा रहा है, तो एजुकेशन में क्यों नहीं बढ़ेगा। इसके संबंध में आप ये बात क्लियर कर लें कि विषय जो हमें छुआ गया है, बताया जा रहा है, ये था कि आज की शिक्षा पद्धति क्या हो गई है, छात्र केंद्रित। छात्र केंद्रित हो जाने के कारण अब आपका जो फील्ड, क्षेत्र, वो है विद्यालय, और विद्यालय में जो फसल है वो है छात्र। अब उस छात्र के बारे में जो है आपको जानना, परखना,
उसकी मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, उसकी रुचि, उसका स्वभाव, उसके आधार, उसका जो है बढ़ने का विकास का जो तरीका है, अगर उसको आप नहीं जान पाए तो आपका ज्ञान, आपकी जो निपुणता है धरी रह जाती है। एक अच्छा ज्ञानी होना जो है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा देना ये बहुत बड़ी बात है। और अध्यापक का यही दायित्व है कि अपने जो विद्वत्ता है, अपना जो ज्ञान है, अपने जो जानकारी है, वो हम बालक तक पहुंचा दें। इस बात को पहुंचाने के लिए पहले सामने वाले की परिस्थिति को जानना आवश्यक होगा, और यही कला जो सिखाती है वो विषय है मनोविज्ञान। तो आइए साथियों, इस मनोविज्ञान के विषय के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इस विषय के अंतर्गत कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें आती है। थोड़ा विषय का जिक्र करते हुए फिर अपन विषय के मूल बिंदु पर आते हैं। पहले तो यह है, जहां पर भी ट्रेनिंग में घुसते हैं, शिक्षण कौशल, शिक्षण के उद्देश्य, माइक्रो टीचिंग, लेसन प्लान, ब्लूप्रिंट, और इनसे इर्द गिर्द जो है आप पूरे साल भर या ट्रेनिंग के दौरान आपने पूरा समय निकाला, परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, मनोविज्ञान की पुस्तकें टटोल रहे हैं, तो उसमें ये बातें आ रही है कि यार ये व्यक्तित्व भी है, ये बुद्धि भी है, और ये रुचि भी है, ये अभिरुचि भी है, ये नीचे जो मैनेजमेंट भी दे दिया, ये सारी चीजें क्या है। तो हम कोर्स वाइज अगर बात करें, पहले ये बात पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में मूल बिंदु क्या है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आपके विषय में जो मनोविज्ञान पूछा जा रहा है उसमें सबसे पहले इकाइयों में मूल बातें याद रखनी है। तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा पहली इकाई में, वो क्या है दोस्तों, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। अब बाल विकास के बारे में जानना है तो डायरेक्ट इसने शुरू कर दिया कि बाल विकास, जैसे बालक का जन्म लेता है और उसकी विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं और उन पर पड़ने वाले प्रभाव हम जानना चाहेंगे। लेकिन कभी ये भी जाना है कि इस विषय से पहले भी और क्या बातें हैं जो हमारे परीक्षा में पूछते हैं, तो मैं उसके बारे में भी पूरे राज खोलेंगे। बाल विकास के बाद जो है आपको अध्ययन करना पड़ेगा वो है दोस्तों व्यक्तित्व का। फिर इसके में मूलभूत बिंदु में आते हैं, वो आते हैं बुद्धि। फिर इसमें अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो आता है दोस्तों कि आपकी समायोजन, और सबसे महत्वपूर्ण आता है वो है अधिगम। फिर बाद में आते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताएं, व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर ही जो हम बात करेंगे वो आएगा विशिष्ट बालक और उनकी योग्यता और उनकी शिक्षा दीक्षा। इसी के प्रकार हम आगे बढ़ेंगे जिसमें बात आती है कि मैनेजमेंट का या प्रशासनिक रूप से जो हमसे पूछना जो अपेक्षित प्रश्न है वो है, जैसे आपका RTE 2009, इसी तरह आपका NCF 2005, क्रियात्मक अनुसंधान, और उसके बाद जो बात आती है वो है दोस्तों मापन और मूल्यांकन। एक मूल पड़ाव। अब इसके इर्द गिर्द बहुत सारी बातें भी हैं जो छुटी हुई हैं कि अगर हम पूरा सिलेबस को अगर देखेंगे तो फिर उतनी ही उलझन हो जाएगी। तो हम उलझन में नहीं पढ़े, मूल बिंदुओं को पढ़े कि ये बाल विकास है, बालक बड़ा हो रहा है, इस होते हुए कंडीशन में जो है उसे अधिगम करता है, ये जानकारी सीखता है, तो उसके अंतर्गत बहुत सारे सब टॉपिक आते हैं। उसका संज्ञानात्मक विकास, उसका शारीरिक विकास, इस तरह जो है नैतिक विकास, सामाजिक विकास, इन बिंदुओं को इसके अंतर्गत रखा जाए। बाल विकास के सिद्धांत आ जाएंगे, फिर इस प्रकार की उनकी विशेषता आ जाएगी, ये सारे बिंदु होते हैं। व्यक्तित्व के सारे अर्थ, परिभाषा, प्रकार और मापन के पर जो है विधियां। इसी प्रकार हम लेते हैं बुद्धि में यही आता है कि बुद्धि की विशेषताएं, अर्थ, परिभाषाएं, उसके प्रकार, बुद्धि मापन
संवेगात्मक बुद्धि, ये सारी बातें बुद्धि के अंतर्गत। समायोजन, समायोजन के अंतर्गत जो है हमारी व्यक्तित्व की जो व्यावहारिक दशा है उसमें उतार चढ़ाव आता है, मनोरोग होता है, मनोरोग दूर करने के उपाय, ये सारी बातें यहां पढ़ना चाहिए। मेन बिंदु आपका जो है शिक्षण कार्य है, लेकिन विद्यार्थी का कार्य क्या है? अधिगम करना। उस अधिगम सिद्धांतों की रचना और अधिगम को जो है पशुओं पर प्रयोग करके मनुष्य पर सिखाने का जो तौर तरीका दिखाया गया वो इसमें आता है। अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम के प्रकार, वक्र, ये सब कुछ बातें हम यहाँ अध्ययन करेंगे। फिर इसके बीच में आती है व्यक्तिगत भिन्नताएं, एक दूसरे की बालक की जो शारीरिक मानसिक क्षमता है उनमें भेद होते हैं, उनमें उनके बारे में विशेष रूप से अध्ययन करें। और प्रशासनिक रूप से जो लास्ट वाली यूनिट है उसमें 4 बिंदु मुख्य हैं। आरटी 2009, पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005, इसी प्रकार एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान और मापन और मूल्यांकन। अगर आपके अब यह है कि याद करना कोई कठिन नहीं है कि 4-5 बिंदु याद रख लिया, इसका मतलब सिलेबस आपके हाथ में है। लेकिन अगर आप जो है और चोर किताब पकड़ के बैठते हो, नोट्स लेके बैठते हो कि कहां से पढ़ना शुरू करूं, कहां खत्म करूं, कहां पढ़ूं, कौन सा छोड़ूं, कौन सा रखूं, आपको ये चीजें पकड़नी है और इनके इर्द गिर्द की जो बातें हैं वो ऑटोमेटिक आपके साथ आती जाएगी। आगे देखें, अब जो आपकी कोर्स जो दिया है बाल विकास से, अगर हम कोई भी अध्यापक अगर ये पढ़ाना चाहे कि हम बाल विकास से शुरू कर दें तो आपका मनोविज्ञान का ज्ञान जो है वो अधूरा रह जाता है। और इससे पहले की जो बातें हैं वो पूछता जरूर है और उन पूछी हुई बातों से हम थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, बाउंस हो जाते हैं। तो इससे पहले वाली जो बातें छूटी हुई है क्या है वो एक बात है कि एक आता है शिक्षा मनोविज्ञान, कि ये शिक्षा मनोविज्ञान अलग है, ये बाल विकास अलग है, बिल्कुल भिन्न है दोस्तों। और ये किसकी शाखा है? तो ये बात आती है दोस्तों किसकी? मनोविज्ञान विषय की। तो इसका मतलब है कि बात विषय की शुरुआत होती है तो कहां से होती है? मनोविज्ञान से, और उसकी शाखाएं और इसका जो बात बनती है वो शिक्षा मनोविज्ञान है, और शिक्षा मनोविज्ञान से ही जुड़ी बात अलग उसकी शाखा है बाल विकास है, उसी से इर्द गिर्द जो सारी बातें आती। अब बात शुरू करेंगे मनोविज्ञान की, और मनोविज्ञान की जब बात शुरू करते हैं तो उसमें हमारा मन मस्तिष्क वहां चला जाना चाहिए कि जहां से ये विषय आया है। और ये विषय भारतीय नहीं है, पाश्चात्य है, और पाश्चात्य विषय है और उसमें जो भाषा जो विद्वान हैं वो भी प्राच्य मिलेंगे, विदेशी मिलेंगे, यूनानी मिलेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हम इस विषय की शुरुआत में सबसे पहले पूछा जाने वाला बिंदु और पूछा गया बिंदु वो है मनोविज्ञान का अर्थ। और ऐसे मनोविज्ञान के अर्थ की चर्चा करें तो सबसे पहले बात आती है 2 ही भाषा, एक आती है हिंदी और दूसरी आएगी अंग्रेजी। हिंदी भाषा में मनोविज्ञान में की संधि विच्छेद करके लिखो तो ये आता है मनः प्लस विज्ञान। मनः प्लस विज्ञान की बात करें तो मन से शब्द हम जो है वो ये समझते हैं वो है हमारी आंतरिक शक्तियां, आंतरिक दशा या शक्ति। और उस आंतरिक दशा या शक्ति को जानने का विधिवत विज्ञान या तरीका जो है वो विषय जुड़ जाता है तो क्या कहलाएगा दोस्तों? मनोविज्ञान। अर्थात हमारी आंतरिक शक्तियों की पहचान, जागृति, जानकारी कराने वाला विषय वो है मनोविज्ञान। ये हमने शब्द जो पढ़ा वो कौन सा है दोस्तों? हिंदी में रहता है। इसी प्रकार हम इसकी अंग्रेजी भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा में ये शब्द आता है कौन सा? साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी जो आता है वो ये लिखा है कि अंग्रेजी में कि इस विषय की जानकारी कौन कराता है और किसने इस विषय को आगे बढ़ाया है, बड़ी बारीकी से अध्ययन करें। इंग्लिश में लिखा है साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY।
साइकोलॉजी, ये बिल्कुल आपको सिंपल सा दिख रहा है। प्रश्न पूछा भी गया है यहां से। वो प्रश्न क्या है देखते हैं। यहां पर ये जो भाषा बनी है, अंग्रेजी से पहले की भाषा लेंगे और वो आई है दोस्तों लैटिन। और लैटिन भाषा में ये शब्द क्या था, क्योंकि यहां से इससे भी पहले हम मातृभाषा में चलेंगे, वो आएगी ग्रीक या यूनानी। इसका मतलब है कि ग्रीक यूनान से लैटिन, लैटिन से अंग्रेजी बनी है। जैसे हमारे यहाँ पर जो है प्राकृत भाषा है, पाली भाषाओं से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी, इस तरह से भाषा का विकास हुआ। तो उस पाश्चात्य यूनान में जो है ग्रीक या यूनानी भाषा से लैटिन, लैटिन से इंग्लिश या अंग्रेजी विश्वविख्यात हुई है। तो उन शब्दों में मेन जो शब्द अंश होंगे वो इन भाषाओं के, और आप मेडिकल में या दूसरे कई भी विषयों में देखते हैं तो ये लैटिन शब्द आता ही है। तो यहां पर भी शब्द आएगा लैटिन, वो क्या है, साइकोलॉजिया। तो वो शब्द हम देखते हैं दोस्तों, क्या है, PSYCHOLOGIA, साइकोलॉजिया। अब ये जो साइकोलॉजिया जो शब्द है, और ये शब्द आगे चलकर किसने दिया है लैटिन भाषा में, उस विद्वान का नाम आता है दोस्तों रुडोल्फ गोइकल। अब है कि आपके दिमाग पर, माथे पर सल मत लाना कि सर इतना कठिन कठिन शब्दावली लेने लगे क्या। यहां पर जो है केवल आपको परिचित करा देता हूं कि ये 16वीं सदी में या 1599 ईस्वी में इस व्यक्ति ने जो है लैटिन भाषा में इस विषय के बारे में लिख के बताया, इसलिए ये विषय, ये शब्द साइकोलॉजिया कहलाता है। लेकिन उससे विद्वान ने, इस रुडोल्फ गोइकल ने ये शब्द कहां से लिया था, ये लिया है ग्रीक भाषा से। और ग्रीक भाषा में ये शब्द दो शब्दों का जोड़ है, वो है PSYCHE, साइके, और दूसरा है लोगोस, LOGOS। अर्थात ये दो शब्दों का योग, साइके का अर्थ वहां पाश्चात्य यूनान में होता है दोस्तों आत्मा, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, शिक्षण करना, अध्ययन करना। तो अर्थात इन दोनों को मिलाएं तो क्या अर्थ निकल के आता है। पाश्चात्य देश वाले कहते हैं कि हमारी जो आत्मा है, शरीर जो धारण कर रखा है, इसका आत्मा का विधिवत ढंग से अध्ययन करना या जानकारी रखना जो है मनोविज्ञान या साइकोलॉगोस कहलाता है, अध्ययन करना होता है। तो साथियों ये बात अब क्लियर हो गई है कि साइकोलॉजी अंग्रेजी है, लैटिन से बनी है, और लैटिन में मूल शब्द हम जो लाते हैं वो ग्रीक यूनान से लाते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे हम अभी शिक्षा का अर्थ पढ़ेंगे तो हमारी जो मातृभाषा जो है, अभी हिंदी का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो हिंदी में जो कुछ शब्द है वो कहां से लिए गए, संस्कृत से, और संस्कृत में मूल जो धातु है उस अर्थ से हम बात को निकालते हैं। जैसे शिक्षा, शिक्षा जो है शिक्ष धातु से बना है, और शिक्ष धातु कहां से लाएंगे, हम संस्कृत से लाएंगे। तो वहां पर भी इन्हीं प्रकार से जो है शब्द लाया जाता है। अब है प्रश्न क्या बना है और क्या आ सकता है, ये धारणा जो है आपकी मिटा देता हूं कि प्रश्न पूछता है कि साइके जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है। ऑप्शन में आपके ग्रीक होंगे तो भी राइट है, और ग्रीक होगा या यूनानी, दोनों में से कोई एक होगा। यूनानी ऑप्शन है तो भी राइट होगा, लेकिन दोनों ऑप्शन कभी साथ में नहीं होंगे। एक साइके का भी प्रश्न पूछा गया है कि साइके का अर्थ क्या होता है, क्या अर्थ से लिए गए हैं, तो आत्मा होता है। और लोगोस का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, विधिवत ढंग से अध्ययन करना या जानकारी करना जो है वो क्या कहलाता है, लोगोस। तो ये दोस्तों हमने पढ़ा क्या, मनोविज्ञान का अर्थ। अब देखो दोस्तों इसका महत्वपूर्ण पार्ट, क्योंकि अब आपका मन मस्तिष्क उस पाश्चात्य क्षेत्र में पहुंच गया है कि जहां पर ये जन्मा था। ग्रीक है, लैटिन है, यूनान है, ये जो शब्दावली है ये यूनान से आई है। तो वहां पर चलते हैं और अगला नया बिंदु इसका लेते हैं, और वो नया बिंदु है दोस्तों मनोविज्ञान का विकास।
अच्छा, तो परिभाषा कहाँ गई? बिल्कुल आ जाएगी, परिभाषा भी कहीं नहीं जाएगी। तो इस परिभाषा से पहले ये दो चीजें आप गांठ बांध दो, आपका एक नहीं दो क्वेश्चन पक्के, कि आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मनोविज्ञान को मैं इतना जान चुका हूं। तो इसका मतलब अर्थ और विकास, ये दो पहलू से लेकर एक या दो क्वेश्चन आपके पक्के हो जाते हैं। सबसे पहले अभी क्या देखा अपने? अर्थ। अब हम देखते हैं विकास। विकास मानव का नहीं, हम मनोविज्ञान का विकास देख रहे हैं। और ये विकास कहाँ होता है और उसकी अवधारणा बताते हुए इनके जो चरण हैं उन पर प्रकाश डालते हैं। ये विकास हुआ है दोस्तों भारत में नहीं, पाश्चात्य देश में। जैसे आप भारत में रहते हुए कल्पना करो कि ये पाश्चात्य यूनान जो है कहाँ होगा? ये आपका पाकिस्तान, ये आपका ईरान, इराक, ये वाला जो प्रदेश है हमारा एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ ये आपका यूरेशिया और ये यूनान है आपका, ये आपका इटली और ये दक्षिणी अफ्रीका वाला प्रदेश। भारत के इस पश्चिम क्षेत्र में यहाँ पर जो पहले प्राचीन जो सभ्यता जो पनपी थी वो थी ग्रीक, और यहाँ पर रोम, और यहाँ मिस्र की सभ्यता। अब आपका मस्तिष्क ये है कि भारत में इस समय कौन सी सभ्यता रही होगी जब ये सभ्यता विकसित थी और सर्वोत्कृष्ट थी? तब हमारे यहाँ भारत में सिंधु सभ्यता चरम पर थी। इसका मतलब है कि सिंधु सभ्यता से के समय से ही हम पूरे विश्व में से गौरवशाली जीवन यापन में आगे थे। जो हमारा लेन देन आपसी संपर्क जो है उस समय से ही था। लेकिन इस क्षेत्र में जब ये लोग आगे बढ़े थे, हमारे यहाँ पर ज्ञान की पराकाष्ठा वेदों के माध्यम से, तो उनके क्षेत्र में दर्शन के माध्यम से जानी जाती है, और उस दर्शन विषय से ही हमारा मनोविज्ञान विषय निकल के आता है। मैं इस विकास की जब बात करते हैं तो भारत में और इसके समय की जो चर्चा करूंगा वो करता हूं दोस्तों कौन से समय में? आज आपका ये ईसा के जन्म से लेकर आज 2021 में है, और 2021 ईस्वी में आप अभी जीवन अध्ययन कर रहे हैं, और मैं ईसा के जन्म से पहले जाना चाह रहा हूं, और वो है दोस्तों 400 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। ये ईसा से पहले 400 साल पहले हमारे भारत में क्या हो रहा था और यहाँ पर क्या हो रहा था, तभी इसके विकास की जड़ें आपको समझ में आएगी। तो मनोविज्ञान जो है दर्शन का अंग है, और दर्शन में भी किसने पिरोया है, ये सारी बातें जो है निकल के। तो देखते दोस्तों कि 400 साल पहले भारत में जो है मगध का उत्कर्ष हो चुका था, और मगध का जो शासक था उस समय गणानंद कहलाता है, नंद वंश का शासक या गणानंद का शासन था। उस समय के दौरान हम प्राचीन यहाँ पर पाश्चात्य में चले तो यहाँ पर पहले के सबसे प्राचीन जो दार्शनिक माना जाता है वो है दोस्तों सुकरात। सुकरात जो है यहाँ दार्शनिकों का गुरु, और इसने जो है मनोविज्ञान को क्या देन दी है, तो सबसे पहले जो है सुकरात के द्वारा आत्मा शब्द दिया गया, क्योंकि आत्मा का विज्ञान, आत्मा की चर्चा, ये सब इस मनोविज्ञान में जब हम अध्ययन करते हैं तो साइके का अर्थ क्या होता है? आत्मा। और ये आत्मा कहां से आई? ये आत्मा शब्द किसने दिया? तो सुकरात ने। अब है कि सुकरात का जो शिष्य था उसका नाम था प्लेटो। इस प्लेटो ने इस आत्मा के बारे में और विश्लेषण किया, व्याख्या की, आगे बढ़ाने का काम किया कि आत्मा किस रूप से शरीर धारण करते हैं और किस प्रकार से जो है ये अपना शरीर छोड़ते हैं, ये इस बारे में बताया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जो है इस प्लेटो के शिष्य जो है अरस्तु ने की है दोस्तों। ये अरस्तु किसका शिष्य है? प्लेटो का। और प्लेटो किसके शिष्य है? सुकरात का। अब इस बात को, आत्मा को विश्लेषित करते हुए अरस्तु के समय ये कहा जाने लगा, प्रयोग किया जाने लगा, इसकी व्याख्या करी, विश्लेषण किया, और इसको जो है व्यावहारिक दृष्टि से बताने का, सैद्धांतिक रूप से बताने का जो प्रयास है वो किसने किया है दोस्तों? सैद्धांतिक प्रयास अरस्तु के द्वारा किया। और ये सैद्धांतिक व्याख्या विश्लेषण जब अरस्तु ने किया तो वो करने वाला जो प्रयास है उस पुस्तक का नाम है दोस्तों दर्शन शास्त्र। किसने? इस अरस्तु के द्वारा। और इस दर्शन शास्त्र में
इस आत्मा को और ज्यादा व्याख्या और महिमा मंडित करने का प्रयास किया। इस कारण ये अरस्तु को हम मनोविज्ञान का क्या कहते हैं दोस्तों, जनक कहते हैं, और अरस्तु को हम मनोविज्ञान का जनक कह रहे हैं। और तो फिर मनोविज्ञान की जननी क्या होती है दोस्तों, वो है दोस्तों दर्शन शास्त्र। अच्छा, दर्शन शास्त्र इसकी जननी है, माता है, और इसका जनक जो है कहलाता है अरस्तु, क्योंकि अरस्तु ने ही दर्शन शास्त्र में इसकी व्याख्या विश्लेषण किया। किस रूप में क्या है, तो इसका नाम आता है, क्या नाम दिया है, यहां पर दिया है आत्मदर्शन। तो साथियों, आत्मदर्शन के रूप में ये शिशु मनोविज्ञान का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर पाश्चात्य देशों का ही देन मान रहे हैं, और पाश्चात्य देशों में इस समय आत्मा का विश्लेषण कर रहे हैं। तब हमारे भारत में राजा महाराजाओं का राज्य चल रहा था, ये महाजनपदों का विस्तार चल रहा था, घनानंद यहाँ पर शासक था, और इसके बाद जो मौर्य वंश की स्थापना होगी। और आपको थोड़ा सा इसलिए मैच करा रहा हूं कि ज्ञात हो, तो अरस्तु का शिष्य जो सिकंदर महान था, वो इस मैसेडोनिया का शासक बनते हुए मिस्र को जीतते हुए भारत की ओर आक्रमण किया, और यहाँ पर जो है पश्चिम में रावी नदी के तट पर आकर वो पुनः लौटने के लिए क्रम बनाने लगे। तो आपको ज्ञात हो कि 326 ईसा पूर्व में यहाँ पर घनानंद का शासन था, और इसकी जो है सेना और विशालता को देखकर जो है सिकंदर की सेना ने वापस मुंह मोड़ लिया। ये वाकयात ऐतिहासिक है, इसे मैच खाता है, इसलिए ये बता रहा हूं कि यहाँ पर हमारा जो शासक थे और इस तरह से जो उनका पाश्चात्य विद्वानों का विवरण बताया गया। चलो, इससे पहले हमारा वैदिक युग गुजर चुका है, इससे पहले हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का युग गुजर चुका है। ज्ञान के मामले में ये कहते हैं पाश्चात्य वाले कि हम बड़े हैं, मान लेते हैं, चलो आप बड़े हैं, लेकिन वेदों का जो उच्च स्तरीय ज्ञान है उसका आप अभी तक विश्लेषण नहीं कर पाए। और हमारे यहाँ पर उस समय जो है राजा महाराजाओं का राज चल रहा था, और इस समय आप केवल आत्मा की चर्चा कर रहे हैं। खैर, ये विषय समालोचना का नहीं है, लेकिन हम ये थोड़ा सा ये करना चाहेंगे कि पाश्चात्य लोग अपनी बात को महिमा मंडित करके बताते हैं, तो कितना सत्य है कितना नहीं, ये आप खुद महसूस कर सकते हैं। लेकिन हमें तो इतना याद रखना ही पड़ेगा कि इस शास्त्र की मनोविज्ञान की जननी दर्शन है, और जनक अरस्तु को मान के चलेंगे। चलो, अब जब विकास होता है कि जब 400 ईसा पूर्व में ये जन्म लेता है, तो 2021 तक या 21वीं सदी तक यहां पर बढ़ते हुए कितने चरणों में आगे बढ़ा, तो इसके 4 चरण हम देखना चाहेंगे। तो ये 4 चरण किसके, मनोविज्ञान के विकास के 4 चरण। अगला बिंदु कौन कौन से हैं, बिल्कुल इस पर एक परिभाषा भी है, पूछा भी गया है, और कई बात जो है इसके बारे में जिक्र किया जाता है। मनोविज्ञान विकास के 4 चरण क्रमशः याद होने चाहिए, और क्रमशः ही पूछने का इसका तरीका होता है। पहला चरण जो आप मान रहे हैं कि अरस्तु ने नाम दिया था आत्मदर्शन, तो वो है आत्मा का विज्ञान। और आत्मा का विज्ञान आप कह रहे हो, ये पहला चरण। चारों के नाम मैं एक बार बता देता हूं, तो आपके मस्तिष्क में रहेगा कि कौन कौन से चरण आने वाले हैं। आत्मा का विज्ञान, फिर आएगा मन मस्तिष्क का विज्ञान, फिर आएगा चेतना का विज्ञान, और फिर आएगा व्यवहार का विज्ञान। आधुनिक स्वरूप में व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। तो ये बात कैसे पहुंचती है वो बताया। तो पहला चरण है, इसका नाम क्या है, आत्मा का विज्ञान कह रहे हैं। और आत्मा का विज्ञान जो है कब से कहा जाने लगा है, तो इसका जब हम बात करते हैं तो समय आएगा दोस्तों, कब, 400 ईसा पूर्व से लेकर कब तक, 16वीं सदी तक। सबसे लंबा समय इस मनोविज्ञान का इस नाम से ही गुजरा। ईसा से 400 साल पहले और 1600, ये करीबन 2000 साल तक ये समय आत्मा के विज्ञान विश्लेषण का गुजरता है। और इस समय जो इसका जो जनक आप कह रहे हो को कौन है, वो है अरस्तु। और
इसकी जो आप कह रहे हो जननी कौन है? दर्शन शास्त्र। और इसका जो है नाम क्या है? वो कह रहे हो आत्मदर्शन। और कौन समर्थक है इसके? इन समर्थक की चर्चा की जाती है। तो सबसे प्राचीन समर्थक की बात करें तो कौन है? सुकरात है, प्लेटो है, फिर अरस्तु की बात आती है, फिर बात करें तो डेकार्टे की बात आती है, फिर करें बात तो रुडोल्फ गोयकल की बात आती है। ये जो है विद्वान इस आत्मा के विज्ञान के समर्थक हैं और आत्मा नाम कह के ही इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अब एक और बात आती है, आत्मदर्शन जब इसका नाम है तो विज्ञान कैसे पड़ा? ये भी बात है बहुत अच्छी। यहां पर थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है कि आत्मदर्शन विज्ञान में कैसे बदल रहा है, क्योंकि विज्ञान का अर्थ होता है विधि विधान से और तो तरीके से प्रमाणिक रूप से कि ये विषय सिद्ध हो जाता है तो शास्त्र बनता है या विज्ञान कहलाता है। जैसे दर्शन शास्त्र और यहाँ विज्ञान, इसका मतलब है कि प्रयोग किया जा सकता है, आप इसके सिद्धांत निकाल सकते हैं। तो ये जो चर्चा है ये काम करने का काम किसने किया है दोस्तों? रुडोल्फ गोयकल। कब किया था? 16वीं सदी में किया गया। तो 16वीं सदी तक पहले आत्मदर्शन कहते थे और फिर बाद में आत्मदर्शन की जगह आत्मा का विज्ञान बन गया। तो विज्ञान बनाने वाला जो पाश्चात्य विद्वान कौन है? रुडोल्फ गोयकल। ये कहाँ का विद्वान था? ये भी ग्रीक का ही निवासी था दोस्तों। लेकिन उस समय जब ये 16वीं सदी चल रही थी तब की भाषा जो है वो लैटिन प्रभावशाली थी, लैटिन भाषा प्रभावशाली थी। इस कारण इसने रुडोल्फ गोयकल ने लैटिन भाषा में तो अपनी पुस्तक लिखी थी। वो क्या थी? साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया ये जो शब्द है ये लैटिन भाषा का ये पुस्तक के आधार पर नामकरण हुआ है और ये विद्वान रुडोल्फ गोयकल। तो पहला चरण हम देखते हैं, तो पहला चरण किसका? आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। अब हम चलते हैं दूसरे पड़ाव, दूसरे चरण की ओर, और वो नाम क्या है? सदी के बाद 16वीं सदी के बाद सदी आएगी 17वीं और 18वीं। उस समय इस विषय का नाम था मन और मस्तिष्क का विज्ञान। अब देखो, मन मस्तिष्क का विज्ञान क्यों कहते हैं? क्या ये नाम उनको पसंद नहीं आया था? क्या वो जो चाहते थे कि हम जो ये हमारे दुश्मन हैं आत्मा वाले, तो हम तो इसका नाम दूसरा रखेंगे? इस तरह की जो है वाक्यात बातें क्या आती हैं क्या? ये जो है इनका मानना है विद्वानों का कि हम जिस विषय की बात कर रहे हैं उसकी प्रामाणिकता होनी चाहिए। तो प्रामाणिकता कैसे हो? तो ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे? दूसरा नाम आता है दोस्तों मन ऑब्लिक मस्तिष्क का विज्ञान। पहले इसके मूलभूत बातें बता देता हूं, फिर ये नामकरण कैसे बना, किसने बनाया है वो भी बता रहा हूं। इसका समय अभी आपको बताया था, कौन सी सदी? 17वीं और 18वीं सदी तक ये नाम चलता रहा। 17वीं 18वीं सदी में जो है इसका जो मन मस्तिष्क बनाने वाला जो विद्वान था वो विद्वान कौन था? उस विद्वान का नाम आता है इटली का निवासी पेम्पोनोजी। पेम्पोनोजी जो है इस विद्वान ने इसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान बताया। कैसे? देखो, ये देखो, ध्यान से देखना कि जब दर्शन में जीव और अजीव तत्व की चर्चा होती है, सजीव जीव की जब चर्चा होती है तब उसमें ये होते हैं कि इस शरीर को चलाने वाला जो शक्ति है वो क्या है? आत्मा। जब ये शरीर से आत्मा निकल जाती है तो ये जो शरीर है वो क्या बन जाता है? अजीव बन जाता है। और जब आत्मा रहती है तो क्या रहता है? जीव रहता है। अब इसकी चर्चा करते हैं तो दर्शन शास्त्री होगा, वास्तव में दर्शन शास्त्री होगा। लेकिन जब ये इस तरह की चर्चा करते हुए आ रहे हैं तो ये पहले वाले तो मान रहे हैं कि ये आत्मा का खेल है, आत्मा का विज्ञान है, मनुष्य और जीवधारियों का खेल जो है।
लेकिन इसने जो है कहा, जब पेम्पोनोजी ने इनकी आलोचना या प्रश्न पूछे या इनकी बात पूछी कि ये आत्मा शरीर के कौन से भाग में निवास करती है, कहाँ रहती है, कितने समय तक रहती है, कहाँ आती है, कहाँ से चली जाती है, ये सारी बातों का जो है प्रश्न चिन्ह लगा के गया कौन, पेम्पोन। अब है कि पाषाण विद्वान के जो अनुयायी हैं वो ये नहीं कह सके कि आत्मा जो है इस शरीर में या हाथ में होती है, पेट में होती है, पैर में होती है, मुंह में होती है, मस्तिष्क में होती है। तो इस बात को स्पष्टीकरण करने का काम किसने किया है, पेम्पोनोजी ने, कि आत्मा जो है जो शरीर धारण करती है उसका एक केंद्र बिंदु होता है, और वो केंद्र बिंदु कहाँ है उसी के आधार पर ये नाम पड़ा है दोस्तों। और वो देखते हैं वो कौन सा नाम है कि मन और मस्तिष्क का विज्ञान। देखो एक शब्द आ रहा है मन और दूसरा शब्द आ रहा है मस्तिष्क, क्या दोनों एक ही शब्द हैं? क्या एक ही स्थान को इंगित करते हैं क्या? नहीं सर। अब यहां पर जो आता है कि मैं ये बना देता हूं मस्तिष्क, ठीक है, ये गर्दन से ऊपर ये पूरा भाग खोपड़ी है, खोपड़ी में मुंह के ऊपर में ये भाग जो आप कह रहे हो ये क्या है आपका, मस्तिष्क है, ठीक। अब इस मस्तिष्क में जो निवास करती है कौन, आत्मा, वो आत्मा किस रूप में रहती है, मन के रूप में। स्पष्ट है क्या कि मस्तिष्क जो है बाहरी ढांचे को, स्वरूप को बताया गया है, इस मस्तिष्क में जो क्रियाशील पक्ष है वो क्या है, मन है। इसीलिए ये जो है संबोधन एक साथ दिया गया है कि मन मस्तिष्क का विज्ञान। और ये 2 सदियों तक चला, कौन कौन से, 17वीं और 18वीं। कहाँ का निवासी था, इटली में। अब बताओ कि जब मनोविज्ञान का विकास होते होते यहाँ आ गया तो इसको 2 सदियों तक केवल इतना सही नाम क्यों मिला? आगे इसकी चर्चा, आगे इस विषय का जो है क्या नाम, सिद्धांत, विश्लेषण, व्याख्या जो है प्रयोग क्यों नहीं हुआ? 200 साल तक केवल यही नाम चलता रहा और कुछ नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि पाश्चात्य विद्वानों का ध्यान जो है औद्योगिकरण की तरफ बढ़ गया था, क्योंकि यूरोप में औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी 17वीं 18वीं शताब्दी में। औद्योगिकरण, उपनिवेशवाद जो है, व्यापारवाद, वाणिज्यवाद, पूंजीवाद, इनकी तरफ सभी लोग आकर्षित हो रहे थे। तो कोरे ज्ञान की चर्चा कौन करे, इस तरह की बेफालतू की बातें कौन करे, कौन ऐसा है आदमी जो कि इसकी चर्चा करके इसको जो है समय खपाए? इस कारण किसी ने इस प्रकार की रुचि नहीं दिखाई, और नहीं रुचि दिखाने के कारण ये थोड़ा कम स्तर पर विकसित हो पाया। लेकिन अब जो है ये विकसित होगा 19वीं सदी में और तीसरे चरण में, और उस चरण का नाम है दोस्तों चेतना का विज्ञान। इतना विस्फोटक स्थिति में आगे बढ़ता है कि आज भी उस समय की व्याख्या आज आप जो है सर आंखों भर रहकर आप उसका अध्ययन अध्यापन करते हैं। कौन सा चरण रहता है, तीसरा चरण, और वो तीसरा चरण कहलाता है दोस्तों चेतना का विज्ञान। चेतना के विज्ञान की जो ये तीसरा चरण आता है, इसमें सबसे पहले समय की चर्चा आती है कि ये कौन से समय में नामकरण आया है, और वो सदी होगी 19वीं सदी। 19वीं सदी में ये जो इसके समर्थक हैं या इसके बात का जो कहने वाले जो प्रवर्तक हैं वो है दोस्तों विलियम वुंट। विलियम वुंट ने सबसे पहले चेतना का नाम दिया और चेतना के बारे में अध्ययन अध्यापन और इसकी व्याख्याएं बताई है। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, विलियम वुंट, विलियम जेम्स, सिगमंड फ्रायड, ये जो सारे लोग हैं किस क्षेत्र के हैं जिस कारण इसकी बातें आगे बढ़ी। तो वो जिस क्षेत्र की बात करते हैं उस क्षेत्र में जो यूनान वाला प्रदेश है, आप यूनान के इस वाले प्रदेश में 2 भागों में बांट कर अध्ययन करें, बीच में सीधी लाइन करें तो ये आता है फ्रांस और इधर आता है जर्मनी। जर्मनी के नीचे वाले इस पार्ट को जो है ऑस्ट्रिया कहा जाता है।
ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच वाले इस पार्ट में मनोविज्ञान का दोस्तों शक्ति पुंज केंद्रीय स्थल रहा है। अब जो भी है गेस्टाल्टवाद के समर्थक जो भी वो जर्मनी के हैं, इधर चेतना के विज्ञान वाले भी जर्मनी के हैं, और ये आपका सिगमंड फ्राइड जो होगा वो भी ऑस्ट्रिया वियना का होता है। इसका मतलब है कि मनोविज्ञान जो है अब यहाँ विस्फोटक स्थिति में जब आगे बढ़ता है तो वो कहां से बढ़ेगा दोस्तों, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच। अब यहाँ पर जो विलियम वुंट ने पहली बार प्रयोग करके आप लोगों के समक्ष इस विज्ञान को लाने का प्रयास करता है, और वो स्थान कौन सा होगा दोस्तों, लिप्जिंग। तो लिप्जिंग भी कहां पर, जर्मनी। और उस यहाँ पर पहली प्रयोगशाला स्थापित करके लिप्जिंग में, और आपके सामने क्या सिद्ध करता है, चेतना का विज्ञान सिद्ध करता है। तो देखते हैं कि इस विलियम वुंट ने क्या क्या काम किए हैं। एक तो आपको बताया कि चेतना का विज्ञान है, इसके जो है क्या कि सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की, और वो प्रयोगशाला कब स्थापित की, 1879 ईस्वी में स्थापित की। और उस स्थान का नाम क्या है दोस्तों, उस शहर का नाम जो आप अभी कह रहे हैं वो है लिप्जिंग। लिप्जिंग शहर जो है वो जर्मनी का है, और यहाँ पर अभी जो है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय स्थापित है। और लिप्जिंग शहर जब प्रयोगशाला स्थापित की तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन बन जाएगा, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जो जनक कहलाएगा वो है दोस्तों विलियम वुंट। क्योंकि सबसे पहले प्रयोग करने का काम मनोविज्ञान में किसने किया है, वुंट ने किया है, इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान कहेगा। अच्छा, जब इसने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जन्म दिया तो प्रयोग तो इसने किया है, तो प्रयोग विधि भी तो होती है। तो प्रयोग विधि सबसे पहली कौन सी बनी, तो यहाँ पर मनोविज्ञान में सबसे पहली विधि जो बनी थी वो है दोस्तों आत्मनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि सबसे पहले व्यक्तित्व देख लो चाहे मनोविज्ञान देख लो, इसमें जो है आत्मनिष्ठ विधि सबसे पहले मानी जाती है। प्रयोग के साथ विधि भी आएगी, कि विधि बनाने का काम भी किसने किया था, इसने किया था, विलियम वुंट ने। अब बात आएगी कि इसके सहयोगी कौन कौन थे, तब इसके सहयोगी की चर्चा करते हैं। तो इसका सहयोगी आता है, एक आता है विलियम जेम्स, दूसरा इसका सहयोगी था जेम्स सली, अगला आता है वाइगोट्स्की, और लास्ट में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति जुड़ता है वो है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जुड़ता है। अब यहां से इस विषय को विस्फोटक स्थिति में जाने का मौका मिलता है, एक तो प्रयोगशाला स्थापित हो जाने से, और दूसरा जो है सिगमंड फ्रायड ने जो है विश्लेषण करने के कारण, किसका विश्लेषण किया, इससे पहले जो नाम चल रहा था मन, इसका विश्लेषण करेगा, इसलिए सिद्धांत बन जाएगा कौन सा, मनोविश्लेषणवाद। और मनोविश्लेषणवाद में इसने व्याख्या करी है, अभी तक कोई विद्वान वैसी व्याख्या नहीं कर पाया। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि सिगमंड फ्रायड ने जब इस चेतना को आगे बढ़ाया कि जो मन है उसका भी विश्लेषण किया, तो उसमें जो चेतना जो है कितने प्रकार की निवास बताई, तो इसने बताया है कि मन जो होता है उसमें चेतना पाई जाती है, और मन में चेतना कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक तो चेतन मन, दूसरा अचेतन मन, और तीसरा जो होगा वो कौन सा होगा, अर्ध चेतन मन। यथास्थान पर इसकी बहुत सुंदर अच्छे ढंग से व्याख्या करेंगे। अभी हम विकास के चरण की ओर चल रहे हैं दोस्तों, और विकास के चरण का अंतिम पड़ाव ले चलता हूं मैं, कौन सा, चौथा, व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार के विज्ञान की जब हम चर्चा करें तो आपने खूब इसका नाम रटा हुआ है, व्यवहारवाद का जनक वॉटसन, व्यवहारवाद का जनक वॉटसन। अच्छा ठीक है, देखते हैं देखें कि इस वॉटसन ने क्या नाम दिया, क्या किया है, इसके बारे में आता है। और अभी तक क्या वही नाम चल रहा है और नया नाम आ गया है, तो नया नाम भी आपके सामने ला देंगे कि इसके आधार पर इसका विकास समाप्त होगा या चल रहा होगा। चौथा चरण आता है दोस्तों व्यवहारवाद, व्यवहार का
विज्ञान। अब है कि व्यवहार का विज्ञान कहने वाले कौन है, इसके जो समय पहले से बताऊंगा, इसका समय आएगा 20वीं सदी। अब 21वीं सदी चल रही है तो भी यही मान्य है, लेकिन 21वीं सदी में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, और इसका जो है प्रवर्तक जिसकी बात करें तो वो प्रवर्तक कौन है, व्यवहारवाद का जनक जेबी वॉटसन। इसने जो है इसके लिए एक पुस्तक या सिद्धांत दिया था 1913 ईस्वी में, और उसने कहा है कि मनुष्य का जो भी स्वरूप दिखाई देता है वो है व्यवहारवाद, क्योंकि अंदर में जो आंतरिक शक्तियां हैं, अंदर में जो भी आंतरिक शक्तियां जो काम कर रही है, वो आंतरिक शक्तियां किसमें रूप में दिखाई देगी, व्यवहार में दिखाई देगी। उसके व्यवहार का बारीकी से अध्ययन कर लो, आंतरिक शक्तियों का पता चल जाता है। जैसे चेहरा का मुरझाया हुआ देख कर कहते थे कि आज दुखी क्यों है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, ये आंखें लाल हैं तो क्रोधित क्यों हो रहा है, इसका मतलब अंदर में कोई न कोई इफेक्ट है। उसकी चाल मस्तानी है, चाल में परिवर्तन है, खूब उछल उछल के चल रहा है तो खुशी कोई न कोई उसके अंदर में छुपी हुई है। आज वो बातें जो करने का ढंग बदल गया, आज वो जो है बाथरूम में नहाते हुए भी सीटी बजा रहा था, जिसका मतलब कोई न कोई उसके अंदर में खुशी का फुहारा फूट पड़ा। तो वो हमें किससे दिखाई दे रहा है, व्यवहार से तो दिखाई दे रहा है। तो व्यवहार को देखकर हम किसको जान सकते हैं, आंतरिक शक्तियों को। इसी कारण जो है वॉटसन कहता है आप जो है जो भी देख रहे हो डिस्प्ले क्या है, अपना व्यवहार है, और व्यवहार ही आगे चलकर क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व बनेगा। तो इसके आगे देखेंगे, लेकिन एक और बात बता देता हूं, इसका अभिचरण जो हम 21वीं सदी में कह रहे हैं, तो 21वीं सदी में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन और है। एक तो व्यवहार प्लस एक और जुड़ जाती है, वो है अनुभूतियां। इसका मतलब है वर्तमान में जो मनोवैज्ञानिक अनुसंधानरत है वही कहते हैं कि व्यवहार और अनुभूतियों का विज्ञान जो है वर्तमान में क्या कहलाएगा, मनोविज्ञान कहलाता है। तो साथियों, अभी तक हमने ये देखा कि मनोविज्ञान का अर्थ, विकास और जो है उद्भव किस क्षेत्र में हुआ था, इन दोनों की हमने चर्चा करी है। और उम्मीद है कि इस प्रारंभिक वेला में जो बातें हमने रखी है आधारभूत नींव के रूप में, जो कि किताबों में बहुप्राय रखी हुई है, लेकिन कोर्स में ये आपकी बात जुड़ी हुई नहीं है, सीधा आपको बाल विकास की ओर ले जाता है। लेकिन ये बातें जो है आपने कहीं न कहीं ट्यूशन के रूप में छुटपुट आपने महसूस की है, पढ़ी है, लेकिन एक अब धागे में एक क्रमिक रूप से मोतियों की तरह पिरोना शुरू कर दो, और आगे चलकर आपका एक पूरा एक मनोविज्ञान का खाका तैयार कर देंगे। और विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि इसी क्रम से अध्ययन करते चलेंगे तो आपकी मनोविज्ञान का जो भय है, डर खत्म हो जाएगा। एक अच्छे जो आपके नंबर आने की पूर्णतः उम्मीद है, और मुझे पता है कि यहाँ से जो तैयारी करके निकलते हैं उसमें से 30 में से 30 भी लाने वाले मेरे पास उदाहरण है कि 30 में से 30 लोग लाया है। इसी प्रकार इससे जुड़ा हुआ जो मेथड्स है वो भी बहुत अच्छा उसका प्रदर्शन आप कर पाओगे। एक और बात कि इस मनोविज्ञान में आपको पढ़ाते समय मैं कुछ आपको ट्रिक्स, कुछ ऐसी सूत्र, कुछ ऐसी बातें भी आपको बताता रहूंगा जिसके आप उंगलियों पर चलते उन कठिन बातों को या परिभाषाओं को आप उंगलियों पर रख सकोगे। अब दूसरी बात है कि मनोविज्ञान से पढ़ते हुए आपका भय खत्म करना, यही तो एनसीएफ का उद्देश्य है। और वो एनसीएफ का उद्देश्य क्या है, बिना बोझ की शिक्षा। थैंक यू दोस्तों। तो अगले हम क्लास में मिलेंगे दोस्तों, नया विषय होगा, नई बातें होगी, और ऐसे मुलाकात करते रहे। तब तक कोविड-19 की पालना करते हुए यथास्थान आप पढ़ने का प्रयास करें। ये नहीं कि आप जो है ढिलाई जो व्यवहार में नहीं बदलना चाह रहे हैं तो पढ़ाई में क्यों कहते हुए जो है सरकार थक गई कि ढिलाई बढ़ती नहीं, और आपकी जो लापरवाही है भारी पड़ जाएगी। तो किसी में भी ढिलाई ना हो, और परीक्षा का जो चरण है जो भी है वो भी निकट आ रहा है, तो एक एक दिन आपके पास कम होता जा रहा है। तो आपकी ढिलाई कमजोर ना बने, आपके लिए घातक ना बने, लेकिन मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू दोस्त। आज जुड़ेंगे इसी चैनल के साथ, श्री राम कोचिंग चित्तौड़गढ़। धन्यवाद।